हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक हमारा रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में से मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस और इबोला वायरस है। तो आज हम लोग ये दोनों डिजीज़ को वन बाय वन स्टडी करेंगे। पहला जो है मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस, ये एक ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की डिजीज़ है। इसमें क्या होता है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मेनिंजाइटिस मतलब मेनिंजिस और एक होता है जाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, यानी ब्रेन और स्पाइनल के जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसमें इन्फेक्शन हो जाना। जो ब्रेन की जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, आउटर लेयर होती है, 3 होती है, जैसे कि पायामेटर, अरेक्नोइड और एक होता है ड्यूरामेटर। ठीक, उसके बीच में एक जो लिक्विड प्रेजेंट होती है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो इनमें कोई इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसकी स्टडी को हम लोग पढ़ते हैं मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस। ये आपके क्यों होती है, किस लिए होती है, ये आगे देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ, इज डिफाइंड एज एन एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन कवरिंग मेनिंजेस सराउंडिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ऑल्सो नोन एज सेरेब्रोस्पाइनल फीवर। ठीक, कि जो ब्रेन की प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाने से हम उसे मेनिंजाइटिस कहते हैं। और इससे बहुत सारे आपको सर्कमस्टेंसेस देखने पड़ते हैं। इसको हम ऑल्सो सेरेब्रोस्पाइनल फीवर के नाम से भी जानते हैं। इसकी क्लासिफिकेशन है एक्यूट पायोजेनिक बैक्टीरियल जो होगा, और एसेप्टिक यानी यूजुअली एक्यूट वायरल की वजह से होगा, क्रोनिक यूजुअली ट्यूबरकुलोसिस या फंगल मेनिंजाइटिस की वजह से होगा। ये हो गया मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस। इसके कॉजेटिव एजेंट क्या है? कॉजेटिव एजेंट है इसकी नेसेरिया मेनिंजाइटिस एंड नेसेरिया मेनिंजाइटिस बैक्टीरियल एजेंट। ये काफ़ी टाइप के होते हैं और काफ़ी तरह के होते हैं, बैक्टीरियल, फंगल, पैरासाइट्स। नॉन-नेंटल जो होता है इकोलाई, इसमें ग्रुप बी के वायरस बैक्टीरिया आते हैं। इन्फेंट में होमोफिलियस इन्फ्लुएंजा, एल्डोसेंस एंड यंग अडल्ट में नाइसीरिया मेनिंजाइटिस, यही मेन कॉजेटिव है जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, नाइसीरिया मेनिंजाइटिस। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। फिर वायरल एजेंट में क्या आएंगे, जो वायरस की वजह से होंगे, मम्प्स वायरस, मेसेलियस, हर्पिस वायरस, या फिर तो कोई मॉस्किटो इंसेक्ट जो किसी कैरियर से के टच में आने के बाद, कांटेक्ट के आने के बाद किसी इंसान को या किसी और को इन्फेक्टेड कर रहा हो बाय द ब्लड सकिंग, ऐसे कुछ इंसेक्ट आ जाएंगे। फंगल हो गया, कैंडिडा एल्बिकेंस, क्रिप्टोकोकस, पैरासाइट्स हो गए। अब इसके सिम्टम्स क्या होंगे? इसके सिम्टम्स आपको इन्फेंट्स और अडल्ट और चिल्ड्रन में अलग अलग शो होते हैं। सिम्टम्स इन्फेंट्स यानी जो बच्चे हैं, जो इन्फेंट्स इन द सेंस कि बहुत ही ज़्यादा ही अभी अर्ली स्टेज में है वो। फीवर हो जाएगा, इरिटेबिलिटी होगी, लॉस ऑफ एपेटाइट्स, ट्रबलिंग अवेकिंग, सोने जागने में प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट है सिम्टम्स इन older children and adult. Fever, headache, stiff neck, sensitive to light, sleeping, nausea, vomiting, loss of appetites। मतलब कि फीवर होगा अगर चिल्ड्रन बच्चे हैं या कोई अडल्ट है, हेडेक होगा, स्टिफनेस, नॉक, सेंसिटिविटी टू लाइट, स्लीपिंग में प्रॉब्लम, सोने में प्रॉब्लम होगी, नींद नहीं आएगी, नोजिया होगी, हमेशा वोमिटिंग सा फील होगा, वोमिटिंग होगी, भूख मिट जाएगी। इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन है आपका एयर ड्रॉपलेट केस, फर्टिलिटी रेट। जो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर ड्रॉप्स, या तो करियर या जो कैरियर है उसके कांटेक्ट के आ जाने की वजह से, या फिर तो जो कैरियर है उसके छींकने से एयर में ड्रॉपलेट्स हो जाएगा, उसकी वजह से आप उनको इनहेल करेंगे तो आपको हो सकता है। और फिर अगर आपने फीकल मटेरियल डिस्पोजल के टाइम या आफ्टर वॉशरूम जाने के बाद जब आप ठीक से हाथ नहीं धोए हैं तो हाथ के में जो वायरस है उसके इन्फेक्टेड होने की वजह से आपके
फिर आपके बॉडी में इंटर कर जाएगा बाय द लंग्स या किसी और से, फिर ये आपके वायरस जो है ये आपके ब्रेन में जा कर के ये तीनों प्रोटेक्टिव लेयर को इन्फ्लेमेशन करेंगे, वहाँ पर कॉज करेंगे और ये मेनिंजाइटिस हो जाएगा। केस ऑफ फर्टिलिटी रेट जो मतलब मृत्यु दर है में कम से कम 80% यानी ऑलमोस्ट डेथ होने की चांसेस हो जाती है। लेकिन इन द केस ऑफ अगर हम अर्ली डायग्नोस कर लेते हैं या शुरुआती स्टेज में हैं और हमें पता चल जाता है और उसको हम ट्रीटमेंट कराते हैं तो लेस देन 10%। तो ये ज़रूरी है कि कुछ भी सिम्टम्स हो रहे हैं तो हम जल्द से जल्द डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें और उसका सही ट्रीटमेंट लें। दूसरा है ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। जो ट्रीटमेंट है वो पेनिसिलिन या एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक के थ्रू डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं और इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। पेनिसिलिन के अल्टरनेटिव अगर है तो उसके में एजिथ्रोमाइसिन लिया जाता है, और अगर कोई कैरियर है जो उसके में उसे रिफेम्पिसिन कीमोप्रोफाइलेसिस को लिया जाता है। और इसका प्रिवेंशन ये है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये हमेशा वर्ड सुनते हैं। प्रिवेंशन ही हमें, अगर हम शुरुआती स्टेज में हमने ध्यान और ख्याल रख लिया तो हमें सब बीमारी के होने के चांसेस कम से कम हो जाते हैं। तो इसीलिए पहले प्रिवेंशन पे ध्यान दें। और इसका प्रिवेंशन क्या है, जो है मेनिंजाइटिस में का मेनिंजियोकोकल वैक्सीन, एक वैक्सीन का यूज़ किया जाता है 0.5 ml का, जो सबक्यूटनेस होती है। ये एक किल्ड सेलुलर फ्रैक्शन है। इस वैक्सीन का लिया जाता है कोई भी वायरल इन्फेक्शन डिजीज़ हो तो वैक्सीन इस प्रिवेंशन का एक बेटर ऑप्शन है। नेक्स्ट इसमें है कॉन्ट्राडिक्टेड। इसमें प्रेगनेंसी और चिल्ड्रन को 2 ईयर, जो प्रेगनेंसी वुमेन्स हैं और चिल्ड्रन हैं उसको 2 ईयर ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ इम्यून ग्लोबल टॉलरेंस की वजह से। नेक्स्ट है आपका इबोला वायरस, बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही इन्फेक्टियस डिजीज़ है। ये कंडीशन ड्यू टू इन्फेक्शन विद द इबोला वायरस फैमिली ऑफ वायरस नोन एज फिलोवायरिडिया। जो इबोला वायरस है वो एक फिलोवायरिडिया के फैमिली के वायरस का एक मेंबर है। इसकी वजह से आपको इबोला वायरस हो जाता है। नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड RNA वायरस है ये। सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ अ हेमोरेजिक फीवर, मतलब दिमागी बुखार हो जाता है सबसे, इसका एक मेन सिम्टम्स ये सिग्निफिकेंट है। 5 स्पीसीज ऑफ इबोला वायरस, 5 स्पीसीज है। जैरा, सूडान, बंडीब्यूगियाई, टाइफॉरेस्ट रेस्टोन। कॉजेटिव एजेंट इसके इबोला वायरस, और जो 5 अदर इसके स्पीसीज हैं वो इसके कॉजेटिव एजेंट है। इनकी वजह से इबोला वायरस हो जाता है। और सबसे मेन इसका सिम्टम्स या मेन सिग्निफिकेंट देखा जाएगा तो दिमागी बुखार। नेक्स्ट है आपका मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड पैथोजेनेसिस। ये जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कि ये कैसे फैलता है या किससे होता है, हमने पढ़ लिया कैसे फैलता है कि एक कोई भी बीमारी अगर हमसे किसी और को हो रही है इसका मतलब कैसे फैल रहा है, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो है फ्रूट्स बैट्स मेक एक्ट एज अ होस्ट। जो चमगादड़ के द्वारा जो खाया हुआ फ्रूट्स रहता है उसको कभी नहीं खाना चाहिए, वो एक होस्ट के तौर पर, एक कैरियर के तौर पर है वो। उसके जूठा फ्रूट्स की वजह से भी हमें ये इबोला वायरस होने के चांसेस होते हैं। दूसरा है जेनेटिक ट्रांसमिशन में occurs थ्रू द ह्यूमन कंजप्शन ऑफ एपीज एंड चिंपैंजीज। मतलब कि जो एपीज यानी चिंपैंजी, बंदर, ये सब इनके झूठे फूड्स के खाने की वजह से या इनसे कांटेक्ट ज़्यादा हो तो इनकी वजह से भी ये इबोला वायरस के होने के चांसेस हो जाते हैं। दूसरा है ह्यूमन टू ह्यूमन थ्रू बॉडी फ्लूइड, ब्लड, यूरिन, सीरम, स्वेट, सलाइवा, फीकल्स, ब्रेस्ट मिल्क। अगर किसी ह्यूमंस को है, कैरियर को है, तो उसके कांटेक्ट में रहने से भी हमें सकता है। जैसे कि अब कांटेक्ट इन द सेंस उसके बॉडी फ्लूइड से, यानी किस वगैरह कर लिया, सलाइवा वगैरह हो गया, या उसके पसीने से, सीमेंट से, यूरिन से, ब्लड से, फीकल मटेरियल है उसके, उससे, ब्रेस्ट मिल्क से भी ट्रांसमिट होता है ये इबोला वायरस।
नेक्स्ट है वायरस एंटर्स इंडिविजुअल थ्रू म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेक्स इन स्किन। तो म्यूकस मेम्ब्रेन है उनके ब्रेक्स इन द स्किन से भी आपको, अगर ये वायरस स्किन पे ट्रांसमिट हो जाते हैं या फिर हम इनके म्यूकस के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो भी ये वायरस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है इसका सिम्टम्स क्लिनिकल फीचर, यानी सिम्टम्स यानी जो दिखाई पड़ेंगे आपको, जो लक्षण हैं। तो मेनली इसमें दो भागों में कैटेगराइज किया गया है, सिम्टम्स, क्लिनिकल सिम्टम्स और थोड़े अदर क्लिनिकल, जो जनरली आपको शो हो जाएंगे। जो इनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 2 से 21 डेज तक होता है। ये 20 से 21 दिन के दिन में आप ये बढ़ जाते हैं, ग्रोथ हो जाता है और आपको पता चलता है कि ये यू आर इन्फेक्टेड इन इबोला वायरस। फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसके फर्स्ट सिम्टम्स हैं, फीवर, चिल्स, ठंडा, कपकपी लगेगी, फैटिग्यू, हेडेक, रैसेस, फेस, नेक एंड आर्म्स, सर में दर्द होगा, जी मिचलाएगा, थकावट महसूस होगी। ये इसके कॉमन सिम्टम्स है। और अदर क्लिनिकल फीचर में इसके नोज़िया, वोमिटिंग, डायरिया, वाटर डायरिया। ये नोज़िया यानी नाक बहती रहेगी, जी मिचलाएगा, वोमिटिंग होगी, जी मिचलाने के साथ साथ में आपको वोमिटिंग होगी, डायरिया होगा। वाटरी डायरिया मतलब कि बहुत ही ज़्यादा उसकी वाटर टाइप में डायरिया होगा। और दूसरा है कैन कॉज अ सिग्निफिकेंट फ्लूइड लॉस, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। फिर इंक्रीज ब्लीडिंग, कैन कॉज अ सिग्निफिकेंट फ्लूइड लॉसेस, डिहाइड्रेशन, हिप्नोटेंशन। डायरिया, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पानी की कमी हो जाने की वजह से आपको इल्यूजन सा फील होगा, चक्कर आएगा। फिर नेक्स्ट है इंक्रीजिंग ब्लीडिंग। अगर हम बहुत ही ज़्यादा दिमागी फीवर होता है तो उसमें ब्लीडिंग भी होने के चांसेस है। म्यूकोसल ब्लीडिंग, मिलेना, कार्डियोवैस्कुलर फीचर्स, सीने में दर्द हो सकता है या खांसने टाइम या कफ में ब्लीडिंग हो सकती है, या डायरिया के टाइम में या वोमिटिंग के टाइम में ब्लीडिंग होगा। ये बहुत ही सीरियस और इसके सिम्टम्स हैं। इसके डायग्नोस क्या होंगे? डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट, RT-PCR फॉर डिटेक्शन ऑफ वायरल जेनेटिक। RT-PCR डायग्नोस कराते तब हमें RT-PCR टेस्ट होगा, उसमें पता चलेगा कि वायरल जेनेटिक के बारे में पता चलेगा कि कौन सा वायरल है। और एलिसा टेस्ट होगा, इबोला वायरस एंटीबॉडीज़ आपको दी जाएगी। ट्रीटमेंट में इसमें है सपोर्टिव केयर में, ट्रीटमेंट में जो है IV फ्लूइड दिया जाएगा। एंटीपायरेटिक, फीवर को कम करने के लिए एंटीपायरेटिक दिया जाएगा। अदर नोवेल ट्रीटमेंट में क्या हो जाएगा, रेमडेसिविर या मोनोकोलोन एंटीबॉडीज़ या कन्वोलेसेंट प्लाज्मा, ये आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ये इसके ट्रीटमेंट है।